गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हम लोगों ने लास्ट स्टेट एमपी स्टेट फूड कमीशन देख लिया और हमने लेबर माइग्रेशन देख चुके हैं। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको एनजीटी भी बोलते हैं, ये बना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। कब बना है? 18 अक्टूबर 2010 को। कब बना है? 18 अक्टूबर 2010 को बना है। ये हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये एक्ट के तहत बना है, इसलिए ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी संवैधानिक बॉडी है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कोई भी निर्णय के लिए ये स्वतंत्र है ना। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा एनजीटी है। एनजीटी बनाने वाला जो हमारा भारत है, वो तीसरा राज्य है ना। ये जो भारत हमारा तीसरा राज्य है। ओके। पहला कौन सा हो गया? पहला न्यूजीलैंड हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया और तीसरा इंडिया हो गया। ठीक है। और ये जो एनजीटी का गठन है, कुछ आर्टिकल जो हमारे संविधान के आर्टिकल है उसके तहत बना है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है। जो 323B है, जो पार्लियामेंट के तहत कोई भी लेबर या इन्वायरमेंट यानी मजदूर या जो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड संसद जो है वो कोई भी ट्रिब्यूनल बना सकती है, यानी कोई भी प्राधिकरण बना सकती है। ठीक है। कुछ जो है हमारा यानी जून 1900 कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब जो हमारा एनजीटी के गठन के पहले से, यानी जून 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में। जो हमारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस हुआ था जून 1972 में। फिर हुआ था जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 42 संविधानिक जो संशोधन है 1976 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 48A के तहत 48A किसके अंतर आता है? ये आता है DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जिसमें इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्शन की बात की गई है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बात की गई है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसके तहत आर्टिकल 48A है, और इसके तहत DPSP की बात की गई है, जिसमें इन्वायरमेंट को प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट के लिए ये आर्टिकल तैयार किया गया है। फिर 1942 में रियो द जेनेरियो में क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1992 में रियो द जेनेरियो में यूनाइटेड नेशन अर्थ कॉन्फ्रेंस होता है, जिसके तहत जो एनजीटी है, एनजीटी एक्ट बना था, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट अधिनियम 2010 को बना, जिसमें एनजीटी का गठन हुआ है ना। एनजीटी का गठन होने के बाद इसका जो एनजीटी है, इसका गठन कब हुआ? ये हुआ 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का क्या हुआ? गठन हुआ। 18 अक्टूबर 2010 को हमारा एनजीटी का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है। अब देखते हैं जो एनजीटी है उसका उद्देश्य क्या है। जो एनजीटी है उसका उद्देश्य है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को विदिन 6 मंथ सॉल्व कर देना, यानी जो भी पर्यावरण के जो भी इश्यूज़ हैं उसको विदिन 6 मंथ सॉल्व करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ है? बीच में हो गया हमारा भोपाल, फिर पुणे, कोलकाता और चेन्नई। कहाँ का हो गया? पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई इसके रीजनल हेडक्वार्टर हो गए। मेन हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? न्यू दिल्ली। और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को विदिन 6 मंथ सॉल्व करेगा। ये क्या है? इसका एम है। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? इसके पहले चेयरमैन लोकेश्वर सिंह पट्टा। फिर नेक्स्ट जो रहे स्वतंत्र कुमार। फिर नेक्स्ट अभी करंट में जो हमारे एनजीटी के अध्यक्ष है वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। पहले कौन से रहे हैं? पहले चेयरमैन पहले अध्यक्ष जो कौन रहे हैं? लोकेश्वर सिंह पट्टा। सेकेंड स्वतंत्र कुमार, और जो हमारे वर्तमान में है वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। इसका जो फॉर्मेशन है, यानी जो एनजीटी का गठन है, वो सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, और ये कौन करता है? केंद्र सरकार। इसका गठन सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, और इसका गठन कौन करता है? केंद्र सरकार।
अब देखते हैं इसकी संरचना। इसका स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आता है सेक्शन 3 के अंतर्गत, और हमने सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है स्ट्रक्चर, और हमने इसका फॉर्मेशन यानी गठन किस में देखा, सेक्शन 3 के अंतर्गत देखा, जिसमें एक चेयरमैन होगा और मेंबर होंगे। ठीक है, एक चेयरमैन होगा और मेंबर होंगे। जो सदस्य हैं वो मैक्सिमम 20 हो सकते हैं और मिनिमम 10 हो सकते हैं, यानी 10 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं, है ना। तो और ये किसकी, जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं या तो वो जुडिशियल से रिलेटेड होंगे या एक्सपर्ट होंगे, और ये एससी और एचसी यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट से रिलेटेड होंगे। जो एक्सपर्ट हैं उनको एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी अब योग्यताएं देखते हैं। योग्यताएं किसके अंतर्गत आती है, यानी जो इसका क्वालिफ़िकेशन, ये सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। यानी जो भी अध्यक्ष होगा, जो भी चेयरमैन होगा, या ये वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, आइदर इट्स रिटायर्ड और वर्किंग, यानी वो काम कर रहा हो या रिटायर हो चुका हो, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है ना। जो चेयर अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट का, जो जज है, चाहे वो रिटायर हो चाहे वो वर्किंग हो, वो अध्यक्ष बन सकता है। चाहे वो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, चाहे वो रिटायर्ड हो या वर्किंग हो। ठीक है, हमने सेक्शन 3 के अंतर्गत क्या देखा, उसका फॉर्मेशन देखा जो केंद्र सरकार करेगी। सेक्शन 4 में देखा स्ट्रक्चर, जिसमें एक सदस्य होंगे या और मेंबर कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या कम से कम 10। जो चेयरमैन है उसकी योग्यता क्वालिफिकेशन हमने किस में देखी, सेक्शन 5 में, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड या वर्किंग हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड या वर्किंग हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मेंबर की क्वालिफ़िकेशन। जो सदस्य हैं, सदस्य की क्वालिफ़िकेशन क्या है, सदस्य की क्वालिफ़िकेशन है या तो वो न्यायिक में रहा हो या फिर कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है ना। जुडिशियल में भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकता है, या हाई कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकता है। ठीक है, हमने चेयरमैन में क्या देखा था, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज रिटायर्ड या वर्किंग, पर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस देखा था हमने, है ना, रिटायर्ड या वर्किंग। उसी प्रकार से जो मेंबर है, जो मेंबर में स्पेशलिस्ट होगा, वो इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड होगा, और या तो उसने इन्वॉल्वमेंट में कार्य किया हो 15 साल, या फिर उसने इन्वॉल्वमेंट में पढ़ाई की हो 5 साल। तो ये इसकी स्पेशलिस्ट जो होगा सदस्य, वो इसकी क्वालिफ़िकेशन ये है 15 साल तक या तो इन्वॉल्वमेंट में उन्होंने कार्य किया हो, 5 साल तक, या फिर उन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी कार्य जो पढ़ाई की हो। अब है हम इसकी अपॉइंटमेंट देखते हैं। अपॉइंटमेंट में क्या दिया है, अपॉइंटमेंट जो दिया है सेक्शन 6 के अंतर्गत दिया है। हमने सेक्शन 5 में क्या देखा, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखी, और हमने सेक्शन 4 में क्या देखा, उसका फॉर्मेशन देखा। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। जो केंद्र सरकार है, चेयरमैन का जो चुनाव करेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस पे करेगा, और जो सदस्य का चुनाव होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, वो भी कमेटी के जो भी कमेटी होगी या जो भी समिति सिलेक्शन चुनाव कमेटी होगी उसके तहत वो क्या करेगा, मेंबर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, चलिए अब इसका टेन्योर देख लेते हैं। इसका टेन्योर किसके अंतर्गत है, इसका टेन्योर है सेक्शन 7 के अंतर्गत, जिसमें 5 साल है इसका टर्म। यानी चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर हो, उसका जो टर्म है वो कितना है, 5 साल है। ठीक है, पर इसमें रीअपॉइंटमेंट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसमें क्या है, रीअपॉइंटमेंट की कोई भी व्यवस्था नहीं है, यानी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो भी चेयरमैन होगा और जो भी मेंबर होगा, उसमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी चेयरमैन बना है या मेंबर बना है, वो 5 साल तक तो रह सकता है, लेकिन उसकी सीमा आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी सीमा आयु होनी चाहिए 70 वर्ष। हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा तो 67, और स्पेशलिस्ट होगा तो 65। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा तो 70 वर्ष, हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा तो 67, और हमारा स्पेशलिस्ट होगा यानी विशेषज्ञ होगा तो वो कितना, 65। तो ठीक है, हमने सेक्शन 3 के अंतर्गत क्या देखा था, फॉर्मेशन देखा था। 4 के अंतर्गत हमने संरचना देखी थी, और 5 के अंतर्गत हमने क्या देखा था,
जो क्वालिफ़िकेशन है यानी योग्यताएं हैं वो देखी थी, है ना। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेजिग्नेशन, यानी वो त्यागपत्र किसको देगा, जो भी मेंबर या चेयरमैन या मेंबर है वो जो त्यागपत्र किसको देगा, ये देगा केंद्र सरकार को। जो सैलरी है, सर्विस है, ये सेक्शन 9 के अंतर्गत है और ये भी कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार निर्धारित करेगा। रिमूवल भी कौन करेगा, ये रिमूवल करेगा केंद्र सरकार आफ्टर जो भी सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो भी चेयरमैन है या मेंबर है उसका रिमूवल किया जाएगा, यानी उसको पद से हटाया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। 3 में हमने क्या देखा, गठन देखा। 4 में हमने संरचना देखी। 5 में हमने उसका क्या क्वालिफिकेशन देखा। और फिर 6 में हमने 6 में हमने क्या देखा, अपॉइंटमेंट देखा। और 7 में हमने उसका जो भी टेन्योर है, यानी जो हमने सेक्शन 7 में क्या देखा, टेन्योर, वो देखा। 8 में हमने रेजिग्नेशन देखा। सैलरी सर्विस किस में देखा, 9 में देखा। 10 में हमने क्या देखा, रिमूवल देखा। 3 में फॉर्मेशन, 4 में हमारा संरचना, 5 में हमारा क्या क्वालिफिकेशन, फिर 6 में अपॉइंटमेंट, जो हमारा 7 में क्या था हमारा 7 में टर्म देखा, यानी टेन्योर उसका कितना रहेगा। 8 में हमारा रेजिग्नेशन हो गया, सैलरी हो गया, हमारा सैलरी सर्विस किस में हो गया, 9 में। और सेक्शन 10 में हमारा क्या हो गया, जुडिशियल, यानी जो भी रिमूवल है वो। अब इसके कार्य देखते हैं। इसके कार्य के सिर्फ कीवर्ड्स उठाए हमने, यानी रीसॉल्विंग करेगा, यानी जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी केस आएगा उसको सॉल्व करेगा विदिन 6 मंथ्स। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करेगा, कंजर्विंग करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, अवेयरनेस मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाएगा, क्लीन और प्रिवेंटिंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। जो पावर्स देख लेते हैं, पावर्स क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये निर्णय ले सकेगा, अपीलेट जुरिडिक्शन है। ठीक है, और जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908 के तहत नेचुरल जस्टिस होगा, यानी जो हमारा ठीक है। और कंपेंसेशन लगा सकेगा। पनिशमेंट इसकी कितनी होगी, 10 करोड़ तक फाइन लग सकता है, 3 साल का भी जो है वो ये जो पनिशमेंट है ये है। और विदिन 90 डेज़ जो है हमारा जो इसमें अपील कर सकेगा। ठीक है, अगला है हमारा जो है मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज़ के अंदर ये क्या कर सकेगा, अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ आते हैं हमारे जो एनजीटी के अंतर्गत हमारे कुछ एक्ट आते हैं, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेल्स एक्ट 1974, ये हमारे एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो कौन कौन से हो गए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट सेल्स एक्ट 1974, इसके अंदर हमारा एयर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन आ जाता है, जो एक्ट 1981 के तहत। जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है 1980, और जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न हैं जो हमारे एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के द्वारा किया गया था। 2012 में पॉस्को एंड ओडिशा गवर्नमेंट को कैंसिल किया गया था। इसका जो भी डिसीज़न रहा था वो 2012 में ओपन बर्न ट्रैश पे जो ट्रैश है उस पर बैन लगाया था। 2013 में अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनसेशन लिया था अलकनंदा हाइड्रो पावर के ऊपर। 2015 में दिल्ली एनसीआर 10 साल का जो 10 इयर्स ओल्ड डीजल व्हीकल हैं उस पर को बैन किया था। 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल में जो 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी, क्योंकि उसमें जो यमुना नदी है उसमें यमुना फ्लड प्लान है उसके ऊपर जो आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल था उसके तहत है ना। 2017 में
बैन लगाया था प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो 50 माइक्रोन से कम थे, उसके लिए उन्होंने प्लास्टिक बैग्स पे क्या लगाया था, बैन लगाया था दिल्ली में। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।